तो हम लोगों ने इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और जो है पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का जो है एक्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग 19वीं शताब्दी के परिदृश्य में ब्रिटिश उपयोगितावादियों की भूमिका का निर्धारण करते हुए इसके विक्टोरियाई उदारवाद में परिणित होने की परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे और विक्टोरियाई मतलब जो उदारवाद का आशय जो है उसको स्पष्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के परिदृश्य में ब्रिटिश उपयोगितावादियों की भूमिका का निर्धारण करते हुए इसके विक्टोरियाई उदारवाद में परिणित होने की परिस्थितियों का अवलोकन करना है, विक्टोरियाई उदारवाद का आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए उत्तर का अवलोकन करते हैं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटिश उदारवाद के चरमोत्कर्ष की साक्षी है। उपयोगितावाद इसी ब्रिटिश उदारवाद की कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। बेंथम के अनुसार इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य विश्व के अधिक से अधिक लोगों को अधिकतम प्रसन्नता प्रदान करना है। उनके अनुसार अच्छा कानून तथा प्रभावी एवं दक्ष प्रशासन के परिवर्तन के प्रभावी माध्यम है। ठीक है। प्रसिद्ध बेंथमवादी जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को निराधार बताया तथा इसे एक मिथक की संज्ञा दी। किसने? प्रसिद्ध बेंथमवादी जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को निराधार बताया तथा इसे एक मिथक की संज्ञा दी और इसे विलियम जोन्स जैसे लोगों द्वारा प्रचारित किया गया एवं अविश्वसनीय कार्य बताया। भारत को विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, इसके लिए उन्होंने पारंपरिक बेंथमवाद को मुख्य माध्यम बताया तथा कहा कि इसके लिए अच्छे विधानों के निर्माणों की आवश्यकता है। यह उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल था कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया, जिसने पूर्वतः बेंथमवादी मॉडल पर भारतीय दंड संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत की। उपयोगितावाद कई महत्वपूर्ण पहलुओं के उदारवादी होने से असहमत थे, मुख्यतः आंग्लवादी व्यवस्था के प्रश्न पर। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी के अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में अत्यंत प्रभावी ढंग से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने का समर्थन किया, जबकि मिल जैसे प्राच्यवादी अभी भी देसी भाषी माध्यम से शिक्षा की वकालत कर रहे थे। लॉर्ड बेंटिंक ने भी मिल के विचारों का ही समर्थन किया और विधान बनाकर सती प्रथा एवं बाल हत्या पर रोक लगा दी, लेकिन उन्होंने भारतीय परंपराओं का भी समर्थन किया। यह धारणा व्यक्त की कि वह भारतीयों को उनके सच्चे धर्म से परिचित कराना चाहते हैं। यही कारण था कि सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधान बनाए जाते समय आवश्यक विचार विमर्श के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि क्या प्राचीन हिंदू शास्त्र इस कार्य की वकालत करते हैं या नहीं। इस प्रकार उपयोगितावादियों के कृत्य भारतीयों के लिए हितकारी कहे गए। यह भी सत्य है कि उनका उपयोगितावाद मातृ देश को ही प्राथमिकता देता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत भारत में महारानी के शासन का प्रारंभ हुआ। चूंकि कंपनी के शासन से भारतीय असंतुष्ट थे और विद्रोह हो चुका था, अतः विक्टोरियाई उदारवाद एवं पितृत्ववाद तत्कालीन भारत की आवश्यकताएं कही जा सकती हैं। विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों की यह धारणा निर्मित हुई कि भारत में किए जाने वाले सामाजिक सुधार अनावश्यक एवं खतरनाक हैं तथा भारतीयों को कभी भी इस कार्य के लिए दक्ष नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं था कि सुधार सदैव के लिए समाप्त हो गए। 1858 ईस्वी में महारानी की उद्घोषणा के बाद भी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तथा स्थानीय शासन अधिनियम 1892 ईस्वी में कई सुधारों के प्रावधान किए गए, जिनमें शिक्षा प्रमुख थी। किंतु दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के संबंध में बहुत सोच समझकर चलने का निश्चय किया गया। बाद में प्रजातीयवाद के द्वारा आंग्लवादियों ने भारतीयों की छवि पिछड़े लोगों के रूप में की और अपने औपनिवेशिक शासन को भारतीयों के हित में बताया। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि उपयोगितावाद, विक्टोरियाई उदारवाद और प्रजातीयवाद मूलतः औपनिवेशिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अलग अलग परिस्थितियों में निर्मित विचार थे, जिनका अंतिम लक्ष्य औपनिवेशिक भारत का निर्माण करना ही था। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और उत्तर का अवलोकन दोबारा करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के परिदृश्य में ब्रिटिश उपयोगितावादियों की भूमिका का निर्धारण करते हुए इसके विक्टोरियाई उदारवाद में परिणित होने की परिस्थितियों का अवलोकन करें। विक्टोरियाई उदारवाद का आशय स्पष्ट करें। तो उत्तर का अवलोकन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटिश उदारवाद के चरमोत्कर्ष की साक्षी है। उपयोगितावाद इसी ब्रिटिश उदारवाद की कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। बेंथम के अनुसार इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य विश्व के अधिक से अधिक लोगों को अधिकतम प्रसन्नता प्रदान करना है। उनके अनुसार अच्छा कानून तथा प्रभावी एवं दक्ष प्रशासन के परिवर्तन के प्रभावी माध्यम है।
प्रसिद्ध बेंथमवादी जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को निराधार बताया तथा इसके एक मिथक की संज्ञा दी, मतलब इसे एक मिथक की संज्ञा दी और इसे विलियम जोन्स जैसे लोगों द्वारा प्रचारित किया गया एवं अविश्वसनीय कार्य बताया। भारत को विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, इसके लिए उन्होंने पारंपरिक बेंथमवाद को मुख्य माध्यम बताया तथा कहा कि इसके लिए अच्छे विधानों के निर्माण की आवश्यकता है। यह उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल था कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया, जिसने पूर्वतः बेंथमवादी मॉडल पर भारतीय दंड संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत की। उपयोगितावाद कई महत्वपूर्ण पहलुओं के उदारवादी होने से असहमत थे, जैसे कि आंग्लवादी व्यवस्था के प्रश्न पर। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी के अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में अत्यंत प्रभावी ढंग से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने का समर्थन किया, जबकि मिल जैसे प्राच्यवादी अभी भी देसी भाषाई माध्यम से शिक्षा की वकालत कर रहे थे। लॉर्ड बेंटिक ने भी मिल के विचारों का ही समर्थन किया और विधान बनाकर सती प्रथा एवं बाल हत्या का रोक लगा दी, लेकिन उन्होंने भारतीय परंपराओं का भी समर्थन किया। यह धारणा व्यक्त की कि वह भारतीयों को उनके सच्चे धर्म से परिचित कराना चाहते हैं। यही कारण था कि सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधान बनाए जाते समय आवश्यक विचार विमर्श के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि क्या प्राचीन हिंदू शास्त्र इस कार्य की वकालत करते हैं या नहीं। इस प्रकार उपयोगितावादियों के कृत्य भारतीयों के लिए हितकारी कहे गए। यह भी सत्य है कि उनका उपयोगितावाद मात्र देश को ही प्राथमिकता देता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत भारत में महारानी के शासन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि कंपनी के शासन से भारतीय असंतुष्ट थे और विद्रोह हो चुका था। अतः विक्टोरियाई उदारवाद एवं पितृत्ववाद तत्कालीन भारत की आवश्यकताएं कही जा सकती हैं। विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों की यह धारणा निर्मित हुई कि भारत में किए जाने वाले सामाजिक सुधार अनावश्यक एवं खतरनाक हैं तथा भारतीयों को कभी भी इस कार्य के लिए दक्ष नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि सुधार सदैव के लिए समाप्त हो गए। 1858 ईस्वी में महारानी की उद्घोषणा के बाद भी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तथा स्थानीय शासन अधिनियम 1892 ईस्वी में कई सुधार के प्रावधान किए गए, जिनमें शिक्षा प्रमुख थी। किंतु दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के संबंध में बहुत सोच समझकर चलने का निश्चय किया गया। बाद में प्रजातिवाद के द्वारा आंग्लवादियों ने भारतीयों की छवि पिछड़े लोगों के रूप में की और अपने औपनिवेशिक शासन को भारतीयों के हित में बताया। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि उपयोगितावाद, विक्टोरियाई उदारवाद और प्रजातिवाद मूलतः औपनिवेशिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अलग अलग परिस्थितियों में निर्मित विचार थे, जिनका अंतिम लक्ष्य औपनिवेशिक भारत का निर्माण करना ही था। तो हम लोगों ने उपयोगितावाद के बारे में, विक्टोरियाईवाद के बारे में पढ़ लिया, प्रजातिवाद के बारे में पढ़ लिया। तो सभी का सार यही था कि ये लोग जो है औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में किए गए प्रयास थे ब्रिटिश के द्वारा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब कल जो है नेक्स्ट